आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर दीपमाला और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। राइट। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो इग्नू के बच्चे हैं वो चाहे बीपीएससी 101 या 102 के हैं या 132 के बच्चे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी विद्यार्थी भी हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस वाले विषय पर आज बात करेंगे कि हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते किसको हैं। राइट। तो हम वर्ड बाय वर्ड तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे, उसके अंदर जो इसेंस है उसे हम समझेंगे। ये वाला टॉपिक जो है वो आपका आता है जुडिशरी वाले टॉपिक के अंदर, यानी कि जो न्यायपालिका वाला आपका टॉपिक है उसके अंदर आपका न्यायिक पुनरावलोकन वाला टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि आखिर आप जुडिशियल रिव्यू कहते किसको हैं। राइट। तो अगर आप जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग बताया गया है और क्या कहा है कि जुडिशियल रिव्यू मीन्स द रिवीजन ऑफ द डिग्री और अ सेंटेंस ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट बाय द सुपीरियर कोर्ट। देखिए, जो भी कोर्ट सिस्टम आपके यहाँ पर है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद दूसरी अदालतें होती हैं। तो निचली अदालतों के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनको रिव्यू करने का अधिकार जो है वो हमारी कोर्ट के पास होता है। राइट। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में क्या आता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट कोर्ट ऑफ लॉ हैव पावर ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एक्शन कंसर्निंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहाँ पर कोर्ट को यानी माननीय न्यायालय को क्या शक्ति दी गई है कि वो जो कानून बनाने वाली हमारी व्यवस्थापिका है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्शंस जो हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। और किस आधार पर टेस्ट करते हैं कि क्या जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानून जो हैं वो विधि सम्मत हैं या नहीं है, या गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है वो कानून सम्मत या विधि सम्मत है या नहीं है। राइट। तो अगर आप सरल शब्दों में कहें तो द कोर्ट्स कैन एग्जामिन द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। वो विधायिका के एक्शंस को एग्जामिन कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को एग्जामिन कर सकती हो, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो जो गवर्नमेंट के और दूसरे अंग हैं उनके एक्शंस को भी वो एग्जामिन कर सकती है, ये देखने के लिए कि क्या वो कानून सम्मत यानी कि क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। राइट। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड में दूसरे देशों के अंदर न्यायिक समीक्षा को लेकर क्या स्थिति है, तो आप इंग्लैंड की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी लिखित संविधान नहीं है। राइट। और वहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि संसद की सर्वोच्चता है, इसलिए इंग्लैंड के जो कोर्ट हैं उनके पास संसद के द्वारा पारित जो कानून होते हैं उनको रिव्यू करने का कोई राइट नहीं होता है। लेकिन अगर आप अमेरिका की स्थिति देखेंगे तो ये स्थिति वहाँ से भिन्न है, और जो अमेरिका की न्यायपालिका है उसके पास जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा जो पारित कानून है उनको रिव्यू करने का, उनको एग्जामिन करने का राइट उसके पास दिया गया है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो न्यायपालिका को हासिल है। अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे, राइट, तो जो आपका जुडिशियल रिव्यू है या न्यायिक पुनरावलोकन है वो दो चीज़ें आपकी सुनिश्चित करता है। नंबर एक, एक तो वो सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको वैधता देने का काम करता है। राइट।
अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शंस पे, गवर्नमेंट के एक्शंस पर नज़र रखता है और उसको संविधान सम्मत बनाए रखता है, तो एक तरीके से वो सरकार की कार्यप्रणाली को वैधता देने का काम करता है। दूसरी चीज़ है कि न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को दी है, उसके माध्यम से वो संविधान की रक्षा का भी कार्य करता है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का आपको एक आदेश यहाँ पर दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या है, उसकी जो जुडिशियल रिव्यू के जो अधिकार है, राइट, वो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है उस पर भी लागू होते हैं। जो लेजिस्लेचर है उसके और अन्य लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के और गवर्नमेंट एजेंसीज के अलग अलग चीज़ों पर भी लागू होते हैं। तो अगर आप देखें तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो न्यायिक समीक्षा की जो लड़ाई हो जाती है या कोई झगड़ा पैदा होता है, वो बेसिकली संविधान संशोधन को लेकर होता है, राइट। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, राइट, वो अनुच्छेद कितने में दी गई है? वो आर्टिकल 368 के तहत दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो संविधान के अंदर जरूरी संशोधन कर सकती है। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 13 भी दिया हुआ है, और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। सीधे सीधे बात ये यहाँ पर ये कही जा रही है कि स्टेट को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिससे कि मौलिक अधिकार सीमित हो या फिर उनको किसी भी तरीके से छीन लिया जाए, राइट। एंड एनी लॉ इन कंट्रवेंशंस विद दिस रूल्स शैल बी वॉइड। और अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो कि न्याय संगत नहीं है या फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी भी तरीके से उल्लंघन उसका होता है, तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखना क्या है कि जो शुरुआती दौर का समय था उसमें क्या था कि कोर्ट्स के अंदर क्या धारणा थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। वो कहते थे कि संविधान संशोधन जो है वो अंडर आर्टिकल 13 नहीं आते हैं, इसलिए अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी कानून को बनाते समय होता है तो उसमें कोर्ट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये स्थिति जो है वो गोलकनाथ केस में आकर, राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ग्रीन से इसको हाईलाइट किया हुआ है, गोलकनाथ केस आता है 1967 में। वहाँ से स्थिति बदल जाती है, क्योंकि वहाँ से अगर आप देखेंगे, राइट, तो बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट ने दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ एंड इफ द अमेंडमेंट इज वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इट कुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कहा कि जो संविधान संशोधन है वो भी एक कानून है, और अगर किसी भी तरीके से ऐसा अमेंडमेंट होता है संविधान में जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है, राइट। यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है, जो कोई भी अगर संविधान संशोधन जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है, तो उसको हम असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ तक की स्थिति इस तरीके की रहती है। लेकिन आप जब इंदिरा गांधी जी सरकार में आती हैं, इंदिरा गांधी जी जब पावर में आती हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का कोशिश उन्होंने किया कि किसी तरीके से सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, इसका प्रयास उन्होंने किया। 1971 में जनरल इलेक्शन होते हैं और 72 में मिसेस गांधी की ही गवर्नमेंट थी, तब 25वां संविधान संशोधन आता है, राइट। 25वां संविधान संशोधन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 25वें संविधान संशोधन में व्यवस्था क्या की गई
कि legislature to encroach on fundamental right if it was said to be done by giving effect to directive principles of the state policy। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर है वो फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर, अगर ऐसा वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कर रही हो। और आगे उन्होंने कहा कि नो कोर्ट वाज परमिटेड टू क्वेश्चन सच अ डिक्लेरेशन। उन्होंने कहा कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस पर सवाल उठाए, राइट। तो आप देखेंगे कि इस चीज़ को, इस डिसीजन को मिसेस गांधी के चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और एक और इम्पॉर्टेंट केस आपको देखने को मिलता है जो मैंने अभी आप लोगों को ग्रीन से हाईलाइट करके दिखाया, दैट वाज केशवानंद भारती केस। इसको आप फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जान सकते हैं। 1973 में ये आता है। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Supreme Court ruled that while the Parliament could amend even the fundamental rights guaranteed by the Constitution, it was not competent to alter the basic structure or framework of the Constitution। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है, राइट, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, ये गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान की मूल संरचना को भी परिवर्तित कर दे, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकती है। और आप लोगों को की जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि जो जुडिशियल रिव्यू है, राइट, उसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में माना गया 1975 में। तो केशवानंद भारती केस में ये बात बिल्कुल साफ तौर पर आ गई कि आप संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग केस आपको देखने को मिलता है, और वो केस है मिनर्वा मिल केस, राइट। मिनर्वा मिल केस को अगर आप देखेंगे तो 1976 में आया, राइट। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ। और आर्टिकल 368 में एक क्लॉज जोड़ा गया, उसमें लिखा गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। और उसमें कहा कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे हो सकते हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर हो। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में फिर से उन्होंने इंटरवेन किया और कहा कि आपने जो ये क्लॉज जोड़ा है या संशोधन किया है, ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है उसके विरोध में है और संविधान की मूल संरचना के विरोध में है। इसलिए इस आर्टिकल में जो आपने संशोधन किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, राइट। तो अगर आप देखें तो जो 70 के बाद का दशक आपको दिखाई देता है, उसमें जुडिशरी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। चाहे वो उसको लेजिस्लेटिव एक्शंस को रिव्यू करना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू करना हो, या खुद अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस को रिव्यू करना हो। और इसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से भी जानते हैं, राइट। और जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो आप पब्लिक लिटिगेशन बिल को भी बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म जब आगे बढ़ा तो उसी के माध्यम से जनहित याचिकाओं का दौर भी आया, राइट। और जनहित याचिका में सीधे सीधे एक बात ये कही गई कि कहीं पर भी कोई चीज़ गलत हो रही है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी के साथ वो गलत हो रहा है वही कोर्ट को इन्फॉर्म करे। कोर्ट स्वयं संज्ञान भी ले सकती है, या फिर कोई दूसरी पार्टी आकर भी उसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा बदलाव जो है वो जुडिशरी के अंदर दिखाई देता है। जुडिशियल का एक्टिविज्म आपको दिखाई देता है कि जुडिशरी एक सिर्फ इस रूप में काम नहीं करती है कि आपके पास अगर केस आएगा तभी आप काम करेंगे, अदरवाइज आप काम नहीं करेंगे। जुडिशरी स्वयं संज्ञान भी ले सकती
है। यहाँ पर एक आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है कि एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर। जब हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, शक्ति शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, राइट। यानी कि विधायिका जो है, विधायिका की शक्ति अलग है, कार्यपालिका की शक्ति अलग है, न्यायपालिका की शक्ति अलग है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जो हो जाते हैं, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा होता है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो भारत में सेपरेशन ऑफ पावर की जगह पे आपको सेपरेशन ऑफ फंक्शंस दिखाई देता है। यानी कि हर अंग का जो कार्य है वो उस कार्य को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। और अगर आप लेजिस्लेटिव का देखेंगे, अगर आप विधायिका का देखेंगे, तो विधायिका का मूल रूप से काम क्या है? विधायिका का न्यायपालिका का मूल रूप से काम क्या है? न्यायपालिका का काम है कि संविधान की रक्षा करे और जो व्यवस्था चल रही है, विधायिका है या कार्यपालिका है, वो कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जो कि संविधान के विपरीत हो, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या का भी राइट जो है वो दिया गया है, राइट। तो अगर आप जुडिशियल रिव्यू को देखते हैं तो जुडिशरी की क्या भूमिका बनती है? एक तो जुडिशरी के पास राइट है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है, एक इंटरप्रिटेशन करने का जो राइट है वो जुडिशरी के पास है। दूसरा, जुडिशरी का रोल जो है वो है ऑब्जर्वर का, राइट। वो इंटरफेयर करने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि वो क्या काम करती है? वो ऑब्जर्व करने का काम करती है कि कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है, राइट। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और 1970 के बाद जो जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर बढ़ा, उसका ही ये प्रभाव है कि सरकार ने भी ये प्रयास किए कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे जो वीकर सेक्शन है या डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे आयोगों का गठन जो है उसके बाद आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, राइट, तो आपको 1990 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए आयोग बना, राइट। महिला आयोग का गठन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी अलग से आयोग बना, राइट। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ह्यूमन राइट कमीशन का भी गठन सन 2000 में किया गया। और ये कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का जो है वो एक आउटकम आपको दिखाई देता है। अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, राइट, अगर आप ये बात करेंगे कि आखिर न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है, अगर आप इसे सरल शब्दों में समझना चाहेंगे तो इसका सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या समझ में आएगी कि इसका काम क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को बाकी दोनों अंगों के ऊपर प्राथमिकता देना है, बल्कि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन के पीछे की जो मेन मंशा है वो क्या है कि किसी भी तरीके से जो संविधान है, राइट, जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता को किस तरीके से कायम रखा जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है, राइट। दूसरी चीज़ आप अगर देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, तो संभव है कि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो सामान्य जनमानस के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा भी न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के माध्यम से हो जाती है। और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम रहता है तो उनके जो नागरिक हैं, जनता है, उनके अधिकारों की भी रक्षा होती है। और जो जुडिशरी है उसकी भी इंडिपेंडेंस बनी रहती है, राइट। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यद्यपि जुडिशियल रिव्यू के कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी हैं।
अगर आप प्रॉब्लम्स पर जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या आर्ग्यूमेंट की जाती है कि जुडिशरी जो इतना एक्टिव होकर काम कर रही है वो सरकार के कामों में हस्तक्षेप अधिक कर रही है, राइट। तो एक आलोचना जो है वो जुडिशियल रिव्यू की इस आधार पर की जाती है। दूसरी चीज़, कुछ लोग, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं तो कई बार न्यायालय जिस तरीके से सरकार के कामों को रिव्यू करती है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या दिखाई देने लगती है कि जो सामान्य जनता है वो सरकार की कार्य क्षमता के ऊपर संदेह करने लगती है, राइट। तो इसको एक प्रॉब्लम माना जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे तो दो आधारों पर इसकी आलोचना होती है और कई बार संसद में और न्यायालय के बीच टकराहट की भी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप निष्कर्ष के रूप में समझेंगे तो निष्कर्ष के रूप में बात इतनी सी ही है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसके पीछे की जो मूल मंशा है वो क्या है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित रहे। आप एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हो, उस डेमोक्रेटिक नेशन में जितने भी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो कानून बनाने वाली संस्था है, चाहे वो आपकी व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर है, चाहे वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, या फिर वो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका है, उन तीनों ऑर्गन्स को किससे बंधा हुआ रहना है? उसको कानून से यानी कि भारत के संविधान से बंधा हुआ रहना है, राइट। तो आपका जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक है वो मोर और लेस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस बनाए जाएं तो वो भी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।